नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपकी 2 फरवरी 2021 को जो एनटीपीसी का प्रथम शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो टोटल 40 जीके सवाल पूछे गए थे, सारे यहाँ पर 40 के 40 सवाल मिल चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आज भी बहुत से सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसके पीडीएफ फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, लिंक से ही ज्वाइन करना। अदरवाइज आपको फैक्ट चैनल बहुत से मिलेंगे नाम से, यदि आप सर्च करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम हुए सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कंसेप्ट कितना ही कवर ना हो जाए, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एग्जाम में सवाल कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके मिस होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक पास मिल रहा है जिसमें अनलिमिटेड आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो अभी आपके एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के हैं, एसएससी के हैं, तो ये एक ही पास में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में 299 रुपये में। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एनरोल कर सकते हो। इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट और जो भी अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, सवाल देखिएगा, उल्ट बांसियाँ किस भारतीय कवि से संबंधित हैं? जो उल्ट बांसियाँ हैं ये रचना में प्रयोग की जाती हैं, तो वो कौन से भारतीय कवि से संबंधित है, कौन से संत से संबंधित? तो कबीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्ट बांसिया का मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे न कहकर, घुमा फिरा कर, बात को उलझा कर, उल्ट करके कविता के माध्यम से कही जाती हैं जो व्यंजना है वो कहलाती है उल्ट बांसिया है, जो कबीर इसका अपनी रचनाओं में बहुत बार प्रयोग करते थे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो जनगणना जो 2011 की है उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन रहे हैं वो सारे कवर कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आज आ गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो शहरीकरण हुआ है वो किस राज्य का हुआ है? तो सबसे कम हुआ है हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद बिहार का, और सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण हुआ है वो दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद चंडीगढ़ का हुआ है। राज्य के केस में सबसे ज़्यादा हुआ है गोवा का। अगला सवाल देखिएगा, नीति आयोग का गठन, एक इजी सवाल, रिपीटेड सवाल, 1 जनवरी 2015 को हुआ है नीति आयोग का गठन। और बात करूं अन्य कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो प्रथम चेयरमैन कौन बने हैं नीति आयोग के वर्तमान, और प्रथम नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और अरविंद पनगड़िया हैं, ये नीति आयोग के प्रथम वाइस चेयरमैन थे। और नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? तो योजना आयोग को किया। तो योजना आयोग से भी सवाल पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं, सीईओ है अमिताभ कांत। अगला सवाल दिखेगा, उपाधियों का अंत है, सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बहुत बार ये सेम रिपीट किया है। स्पेशली उपाधियों का अंत पे मैंने जोर दिया था कि यहाँ से सवाल आते हैं। और उपाधियों का अंत है वो आर्टिकल 18 में, किसमें? 18 में। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है उनका प्रतिषेध करना। आर्टिकल 16 में है, ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, आर्टिकल 16 में। अस्पष्टता का अंत 17 में है। आज पूछ लिया आपको उपाधि हैं जो टाइटल्स हैं उनका अंत आर्टिकल 18 में। अगला सवाल देखिएगा, एक आर्टिकल से फिर इजी सवाल आ गया, रिपीटेड, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से हो जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। जो पंचायत है वो कौन से भाग में है? तो आर्टिकल तो 243 से लेकर 243 ओ तक है। भाग की बात करें तो ये आपके 9वें भाग में है, पंचायती राज है। अब देखिए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको ये एक्ट भी पता होना चाहिए कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया है। तो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 2010 से कंटिन्यू। अगला सवाल देखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उससे संबंधित सही स्टेटमेंट आपको पूछा था। 3 स्टेटमेंट मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पूछा गया कि ये जॉइंटली सेटअप बाय यूएस एंड चाइना, जो ये बनाया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्थापित किया गया है, ये
यूएस और चाइना दोनों के द्वारा किया गया, जो कि गलत है। यूएस और चाइना के साथ साथ और भी यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो बात करूँ अन्य स्टेटमेंट की, तो एक्सपेक्टेड टू वर्क टिल यहाँ पर दिया गया कि 2050 तक कार्य करेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एक स्टेटमेंट है कि लाइज इन लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी की सबसे निचली या फिर निकटवर्ती कक्षा है वहाँ पर स्थापित है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा था, जो आपको करेक्ट करना था। और बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, इसको निर्मित किसने किया है, तो ये निर्मित किया गया है बहुत से यहाँ पर अंतरिक्ष, जैसे कि रशिया का है रॉस कॉस्मोस हो गया, और यूएसए का नासा है, फिर जाक्सा जापान का पूछा जाता है कौन सा है, तो ये जाक्सा है, यूरोप का ईएसए है, सीएसए कनाडा का, इन सभी ने मिलकर है इसको निर्मित करने का कार्य चल रहा है। और ये फर्स्ट लॉन्च हुआ है, अलग अलग भागों में भेजा जा रहा है। तो प्रथम बार ये लॉन्च हो गया 20 नवंबर 1998 को, और स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर ये उड़ता है। तो अगला सवाल देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये इजी सवाल आ गया। सत्यमेव जयते रिपीटेड मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और ये भारत का राष्ट्र का आदर्श वाक्य है, राष्ट्र का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इससे रिलेटेड एक और पूछ लिया गया सवाल कि भारत का राज चिन्ह जो अशोक सिंह स्तंभ है वो कहाँ पर है, तो ये सारनाथ है, जो वाराणसी यूपी में हो जाएगा। तो राज चिन्ह जो अशोक का सिंह स्तंभ है ये सारनाथ में है, और सारनाथ में जो सिंह स्तंभ में कितने शेर हैं, सिंह कितने हैं, तो 4 इसमें शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, और यहाँ पर पूछा जाता है कि सिंह स्तंभ में कौन सा पशु नहीं है इस प्रकार, तो आपको पता होना चाहिए कौन से है। हाथी हो जाएगा, यहाँ पर एक दौड़ता है, घोड़ा हो गया, हाथी है दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड है और सिंह है, ये सारे पशु हैं सिंह स्तंभ में। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, हाथी याद रखना, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। और बात करूँ ये भारत सरकार ने ये चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, क्योंकि यहाँ पर 4 दिशा में 4 शेर है तो 3 सिंह दिखाई देते हैं, एक चौथा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है पीछे की साइड। अगला सवाल देखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था, इजी सवाल, रिपीटेड सवाल, सभी को मालूम होना चाहिए, रशिया में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर, रूस में हुआ था। चैंपियन पूछा जाता है तो फ्रांस करेंगे आप, सेकंड टाइटल है उनका। रनर अप भी एग्जाम में आ रहा है तो ये भी याद रखना है, उपविजेता है वो है क्रोएशिया, सेकेंड प्लेस क्रोएशिया है, थर्ड प्लेस पे है बेल्जियम। और नेक्स्ट 2022 में फीफा वर्ल्ड कप है ये कतर में, नेक्स्ट कतर में 18 में हुए थे रशिया में। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इसका अन्य नाम देखिए, हो सकता है ये भी हो कि कान्हा किसली नेशनल पार्क है, तो कान्हा से एक आपका सवाल पूछा है, तो कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है, रिपीटेड सवाल हो जाएगा, नागालैंड आपको करेक्ट करना था। फिर आपके एक और सवाल रिपीट हुआ है, रिपीट तो नहीं कह सकते एक्स्ट्रा फैक्ट से आया है, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में आपके आया था कि ग्रेट बैरियर रीफ है ये कौन से सागर में है, तो कोरल सागर में है। और उसमें मैंने बताया था कि ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, मतलब कोरल रीफ है, ये सेम वहीं से मैंने पेस्ट किया है। तो एग्जैक्ट पूछ लिया गया है, इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं, तो ये हो जाएगी वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। पूछा था कहाँ पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में, कोरल सी, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में, और ये आपके पूछा लिया आज। अगला सवाल देखिएगा कि भारत में सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है, जो एटीएम हैं उनको ऑपरेट कौन करते हैं, तो भारत में ये ऑपरेट किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा। जितने भी एटीएम हैं उनको एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और बात करूँ इस एटीएम की, तो इन सभी के आपस में कनेक्शन के लिए आप किसी भी एटीएम में जाके किसी भी बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इनके कनेक्शन के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय स्विच है ये कार्य करता है, जो लार्जेस्ट नेटवर्क है जो शेयर करता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की ये फुल फॉर्म हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ईवीएम के आगे है तो एटीएम की आ सकती है। और इसका डिजाइन विकास और संस्थापन बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास, जो ये डिजाइन किया गया है एटीएम राष्ट्रीय विकास स्विच के जरिए, ये सारे आपस में कनेक्ट हैं। तो ये इसका डिजाइन किसने किया, तो बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान IDRBT ने 2004 में किया था, जिसके जरिए देश के सारे एटीएम को आपस में जोड़ा जा सके। तो ये जोड़ने का जो एक श्रृंखला बन गई है, तो ये राष्ट्रीय वित्तीय स्विच के जरिए किया जा रहा है, और इन सभी को ऑपरेट कर रहा है एटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो आपको पूछा गया है।
कोष्ठ उन्मूलन से संबंधित इन्होंने कोष्ठ उन्मूलन से संबंधित कार्य किया है और इस हेतु इनको गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया है। ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल है, इससे पहले भी पूछा जा सकता है कि गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया था। उसमें मैंने गलती से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बता दिया था, बाद में पीडीएफ में अपडेट भी किया, आपने देखा होगा। तो गांधी पीस प्राइज 2018 है वो योहेई सशिकावा जो जापान से हैं उनको दिया गया है, ये शांति पुरस्कार है। 2017 में दिया गया था एकल अभियान ट्रस्ट को। देखिए गांधी शांति पुरस्कार अलग है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोनों अलग हैं। आपको आज फिर पूछ लिया है गांधी शांति पुरस्कार 2018 जो कि योहेई सशिकावा को दिया गया है। अब इंदिरा गांधी की भी बात कर लेते हैं। तो 2018 में इंदिरा गांधी का दिया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को। 2019 में सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है। 2017 में दिया गया था मनमोहन सिंह को। तो मनमोहन सिंह को 2017 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है इंदिरा गांधी वाला। नेक्स्ट में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य। और मैं बात करूं इस सवाल के ऑप्शन की, तो चाणक्य नहीं था, उनका जो अदर नाम है, अन्य नाम विष्णुगुप्त दे दिया गया था। तो विष्णुगुप्त आपको करेक्ट करना था। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु रह चुके हैं। चाणक्य आपको या फिर विष्णुगुप्त है जो दिया गया था, करेक्ट करना था। कौन सा ग्रह है वो क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त रोटेट करता है। तो दो ग्रह हैं, वीनस हो गया, यूरेनस हो गया, दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और बाकी दूसरे जितने भी ग्रह वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है। तो आधुनिक जो प्रिंटर है, मॉडर्न प्रिंटर है, उनकी स्पीड को मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है वो पेज पर मिनट हो जाएगी। क्या पीपीएम हो जाएगी, पेज पर मिनट आपको करेक्ट करना था। ऑप्शन में पीपीएम और लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट इस प्रकार दिए गए थे। शुरुआत में जो भी थी वो कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग जितने भी पुराने प्रिंटर है, लेकिन आपको आधुनिक पूछा है तो पेज पर मिनट हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये भी इजी सवाल हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर ऑप्शन क्या थे, मॉनिटर था, प्रिंटर था, स्कैनर था। आपको पूछा कौन सा नहीं है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर है, एक और था आपके ऑप्शन में जो बाद में पता चला वो था स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट है। तो यहाँ पर आपके स्कैनर करेक्ट हो जाएगा जो इनपुट हो जाएगा। इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक हो जाएगा, ट्रैक बॉल है। एग्जाम यहाँ से कंफ्यूज किया जाता है कौन सा इनपुट है, जॉयस्टिक से पूछ लिया जाता है, ट्रैक बॉल हो गया, फिर OCR हो गया, स्कैनर है, ये सभी आपके डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, OMR भी। 1885 में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो ये मुंबई में, वर्तमान मुंबई बोलते हो आप। तो 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, रिपीटेड सवाल आ गया ये। दूसरा 1886 में हुआ है कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो किसने जीते। वो एक स्विमर है, यूनाइटेड स्टेट के नाम है उनका, माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज एंड टोटल 28 मेडल इनके नाम है। सबसे अधिक ये रिकॉर्ड हो जाएगा ओलंपिक में इंडिविजुअल का। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी। तो अंग्रेज जब सूरत में व्यापार कर रहे थे उस समय कौन थे, जहांगीर। तो जहांगीर ने उनको अनुमति दी थी। सर थॉमस रो गए थे 1615 में, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा किया और सूरत में व्यापार करने की उन्होंने अनुमति प्राप्त की थी। तो ये मुगल सम्राट कौन थे, जहांगीर ने उनको परमिशन दी थी। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 22, किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है वो कमजोरी हो जाती है। तो आंखों में कमजोरी या फिर जो रतौंधी रोग से आपको पूछा है तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। ए की कमी से जीरोफथलमिया और रतौंधी रोग होते हैं। अन्य जो विटामिन की कमी से रोग जैसे कि B6 और B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रुधिर की कमी जो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। ई की कमी से जनन शक्ति का कमजोर होना। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होना या फिर थक्का न बनना, एंटन, हिमोफीलिया, ये सभी विटामिन के हैं। विटामिन B3 है त्वचा पर दाद होना। B7 लकवा और शरीर में दर्द है, ये बी कॉम्प्लेक्स हो गए आपके। OMR में एम का मतलब, तो OMR की यदि फुल फॉर्म आपको पता थी तो एम आप इजीली कर सकते थे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर रीडिंग भी बोलते हैं इसको। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो मुंबई में है NSE और BSE दोनों का ही मुख्यालय। 1992 में ये स्थापित किया गया है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, GC चतुर्वेदी है। और बाकी NSE में निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं उनका इंडेक्स हो जाएगा ये NSE, निफ्टी इंडेक्स है इसका। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका है सेंसेक्स है, टॉप 30 कंपनीज जो रहती हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, काराकोरम
दर्रा है ये किस शहर के पास में है? तो ये ऑप्शन थे आपकी श्रीनगर, कारगिल, तवांग, पठानकोट। तो सवाल में ये दिया गया था कि चाइना इंडिया बॉर्डर पर जो काराकोरम दर्रा है वो किस सिटी के नज़दीक है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कारगिल करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये काराकोरम दर्रा कारगिल से कुछ 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ये तो उधर अरुणाचल प्रदेश की साइड हो जाएगा, पठानकोट भी काफ़ी 1000 किलोमीटर के, तो ये काफ़ी नज़दीक का पूछा है तो ये कारगिल हो जाएगा। बाकी आपको पूछ ले काराकोरम दर्रा है कहाँ पर, तो आप कहेंगे लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 26। क्रिप्स मिशन है उनके जब आया था भारत में तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछ लिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके चर्चिल। कौन थे? डब्ल्यू चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 तक ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर जब कैबिनेट मिशन आया था उस समय कौन थे। आज पूछ लिया, क्रिप्स मिशन का पूछ लिया है, साइमन कमीशन का पूछा जा सकता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर आपको। तो क्रिप्स मिशन हो जाएंगे, डब्ल्यू चर्चिल थे। और ये मिशन जो आया था 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में भारत आया था मार्च 1942 में। मैं बात करूं यहाँ पर ये क्यों आया था भारत है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहायता लेने के लिए आए थे, अपने प्रयासों के लिए, पूर्ण भारतीय सहयोग के लिए। लेकिन ये असफल उनका एक प्रयास था ब्रिटिश सरकार का। और अन्य में यहाँ पर कुछ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात को, उनके कार्यकाल की, ताकि जो भी घटना पूछ ले आपको पता चल जाए कि उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। तो क्लीमेंट एटली हैं, भारत स्वतंत्र हुआ था। या फिर जब कैबिनेट मिशन 1946 के वक्त है वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। 1945 से 51 तक के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एक पूछा जाता है कि साइमन कमीशन है उनके समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी या प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों स्टैनली बाल्डविन थे। स्टैनली बाल्डविन 1923 से 29 है और 1935 से 37 तक है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और 37 से 40 तक कौन थे? तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? रिपीट हुआ सवाल, 2 वर्ष का होता है। कितने होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स है कितने यूनाइटेड नेशंस के? तो 10 हैं अस्थायी सदस्य हैं। और भारत कितने नंबर का बना? 8वीं बार भारत बन चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। एग्जाम में पूछा हुआ है। जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या? तो उसमें उनकी फुल फॉर्म एक सही दे रखी थी, 2 फुल फॉर्म थी जिसमें से एक सही थी, वो आपको करेक्ट करनी थी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसकी सही फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में बोले तो वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली हो जाएगा। और बात करूं यहाँ पर जीपीएस की, तो एक तरीके से ये सैटेलाइट हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व हैं और इनको ऑपरेट करता है यूनाइटेड स्टेट का जो स्पेस फोर्स है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष बल है, उनके द्वारा संचालित है। ये उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था फेब 1978 में हुआ था। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो ये सेम सवाल आया था दिल्ली पुलिस में, आप देख लेना 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था। दिल्ली पुलिस में जो सवाल आया था उस दिन ये पूछा गया था कितने थे जो रियासतें हैं उनसे कितने सदस्य थे 1946 में। तो रियासतें से थे टोटल जो प्रिंसली स्टेट से तो 93 थे। उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताया भी सबसे ज़्यादा थे मद्रास में 49 सदस्य और सेकंड है बॉम्बे में 21 सदस्य। और सीट्स कितनी हैं 1946 में संविधान सभा है, टोटल कितने सदस्यों की सीट है? तो 389 है, एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें से INC की 208 सीट हैं, AIML की 73 है, अदर्स की 15 है। बाकी जो सीट्स हैं 93 वो हैं प्रिंसली स्टेट्स की जो रियासतें हैं उनकी सीट्स हैं 93। और 93 में से सबसे ज़्यादा कौन सी रियासत की? मद्रास की है 49, बॉम्बे की है 21। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आया है नाम है साइक्लोन एम्फान। तो एम्फान चक्रवात है वो कहाँ से आया था? तो उसका ओरिजिन आपको पूछा है तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। मई 2020 में आया था। इससे पहले एग्जाम में एनटीपीसी में आया था कि एम्फान चक्रवात से कौन से राज्यों में उन्होंने हानि पहुंचाई। तो एम्फान से जो आया है ये चक्रवात कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है और बे ऑफ बंगाल इसका ओरिजिन हो जाएगा। अन्य जैसे साइक्लोन की बात करूँ तो फैनी है, ये अप्रैल 2019 में आया था। प्रभावित राज्य कौन से? इफेक्टेड स्टेट है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। बुलबुल साइक्लोन है ये नवंबर 2019 में पश्चिम बंगाल में आया था। ये भी भारत में कौन सी फसल को आनुवांशिक जो जेनेटिकली आनुवांशिक संशोधित खेती है वो करने की अनुमति नहीं है? तो इलीगल कौन सी है? जैसे ऑप्शन में थे बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन हो गया, बीटी आलू भी था, बीटी कपास था। तो इसमें से कौन सी लीगली कर सकते हैं? अनुमति दी गई है कि जो आनुवांशिक है संशोधित रहती है खेती वो की जा सकती है। संशोधित जो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके बीज बोया जाता है वो कौन सी कर सकते हैं जिससे हानि नहीं पहुँचती है, इसलिए वो लीगली अलाउ है।
तो इसमें से ऑप्शन आपके बीटी कपास हो जाएगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते, भाई नुकसान क्यों पहुंचता है, आनुवंशिकी के कारण है, वो हो सकता है उनसे नुकसान पहुंच जाए तो खाने योग्य रहेगी, जैसे बैंगन हो गया, आलू हो गया, तो उनसे तो नुकसान पहुंच सकता है आनुवंशिक रूप से, लेकिन कपास में ज़्यादातर नहीं पहुंचेगा। तो बीटी कपास आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आनुवंशिक संशोधित कपास हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में महेको नामक एक कृषि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, इनके द्वारा ये बीज की आपूर्ति की जाती है। भारत में बीटी कपास का उपयोग 2002 से इसकी शुरुआत के बाद से तेजी से बढ़ा है। बाकी बीटी जो ब्रिंजल है, बैंगन है, ये मॉडिफाइड है, इनको बैन कर दिया गया है 2010 से। अगला सवाल देखिएगा, मालगुडी डेज हैं और स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं, इन पुस्तकों के ऑथर पूछा है तो आर के नारायण हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, बाकी अपने बुक से जो इंपॉर्टेंट ऑथर हैं वहीं से ये सवाल आ गया है। आर के नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, मालगुडी डेज हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, बहुत बार पूछा जाता है इस पुस्तक से, और ये स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, पेंटर ऑफ साइंस हो गए, जितने भी इंग्लिश टीचर है, द इंग्लिश टीचर है, वेंडर ऑफ स्वीट्स हैं, द ग्रैंड मदर्स टेल्स एंड सेलेक्टेड स्टोरी, ये सभी हैं आर के नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकें। कच्छ के रण से संबंधित आपको पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि मीठे पानी की झील है। कच्छ का रण है तो मीठे पानी की कहाँ से होगी, साल्ट है बिल्कुल एक तरीके से, जो गलत दे रखा है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ इसे बोला जाता है, एक दलदली साल्ट हो जाएगा। इन द थार डेजर्ट में ये कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात राज्य में हो जाएगा। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है कच्छ का रण है गुजरात में, जो 12,454 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की बात करूं तो भारत की रैंक है 190 देशों में से 63 रैंक इंडिया की है। प्रथम रैंक न्यूजीलैंड की हो जाएगी, सेकंड है सिंगापुर की। तो ये है कुछ रैंकिंग भी आपको पता होना चाहिए। 2020 में सबसे टॉप पर न्यूजीलैंड है, भारत की है 63। पूछा गया था कौन इसको जारी करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर आपके पूछा गया है कि जनरल कॉमन नेम ऑफ मरकरी, मरकरी का कॉमन नेम पूछा है तो ये क्विक सिल्वर, क्या हो जाएगा, क्विक सिल्वर। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, इजी सवाल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर में। एक आपकी पूछा गया, ये भी रिपीट हुआ, भारी जल का उपयोग किसमें होता है। इससे पहले एग्जाम आया था, उसमें उल्टा पूछा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में है मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, नहीं ये पूछा गया किसका नहीं होता है, तो उसमें बोरॉन करके था, भारी जल था, तो कैडमियम की छड़ वगैरह, तो किसका प्रयोग होता है उसमें दिया गया था न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो आपको यहाँ पर उल्टा पूछ रहे कि भारी जल का उपयोग किस में होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है एज ए मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। आईएमएफ एंड विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। फिर आपके पूछा गया भारत में 2019-20 में खाद्यान्न जो फूड ग्रेन्स है उसके उत्पादन में अवरोही क्रम बताना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है, कौन से खाद्यान्न का होता है। उसके बाद ये क्रम घटता हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पूछा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो 2019-20 में खाद्यान्न का हुआ है वो है चावल का। चावल के बाद किसका हुआ है, तो चावल से कम हुआ है गेहूं का, सबसे अधिक चावल का, फिर गेहूं का, इस प्रकार घटता हुआ क्रम। फिर मोटे अनाज का जो न्यूट्री रहता है, उसके बाद मेज का, मक्का का हुआ, फिर दाल का हुआ। तो क्या ऑप्शन थे वो आप कमेंट करके बताना। अंतिम सवाल देखिएगा 40वां सवाल, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY से संबंधित आपको सही कथन पूछा था। तो ये एक नई योजना है जो मैंने PDF में नहीं बताई थी आपको। तो ये जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती से संबंधित योजना हो जाएगी, मतलब जैविक खेती को बढ़ावा देना, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको जो बढ़ाने के लिए ये योजना की शुरुआत जो परंपरागत रूप से जो खेती की जाएगी जिसमें जैविक खाद का उपयोग 2015 में लॉन्च की गई एक योजना है। बाकी आप कमेंट करके बताना इसमें क्या स्टेटमेंट दिए गए थे। सही स्टेटमेंट का हो सकता है ऐसा कि जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती से बढ़ाने से संबंधित है, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी योजना हो जाएगी। तो इस प्रकार टोटल मैंने आपको 40 सवाल बता दिए हैं। तो अभी तक जितने भी आप यूट्यूब चैनल पर सवाल देखे होंगे जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था, तो इतने सवाल मेरे को पक्का मैं कह सकता हूँ किसी ने नहीं बताया। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये 2 सवाल रीजनिंग के हैं, ये भी आप देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है, मतलब ये कैसी विंटर कैपिटल है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की। तो महाराष्ट्र की पूछ ले यहाँ पर रिलेट करके, तो महाराष्ट्र की नागपुर हो जाएगी विंटर कैपिटल। एक आपके पूछा था माध्य का बाहुलक है, उसमें संबंध सूत्र से ये पूछा गया जो कि मैंने टेलीग्राम पर डाला था स्पेशली ये पूरा फॉर्मूला कि एग्जाम में सवाल यहाँ से आ रहे हैं, आज फिर पूछ लिया है। तो माध्य माइनस बाहुलक होता है 3 गुणा माध्य माइनस माध्य का। जिनको भी पढ़ा होगा जरूर इन्होंने सही किया होगा। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।